Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sharif, and today we are going to have our lecture number 10, and we are going to continue our topic of data types in Java. ठीक है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इसकी थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस भी कर ली है, इसकी कुछ और प्रैक्टिस इंशाल्लाह आगे कर। डेटा टाइप इन जावा, कमेंट्स इन जावा, काफ़ी इसमें कुछ चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं और रिमेनिंग टॉपिक इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज हम कवर कर लें। तो यूनिकोड सिस्टम क्या चीज़ है? इससे पहले आप एस्की सिस्टम आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ कोड्स होते हैं, स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं। ये एस्की मींस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इस्तेमाल होता था यूनाइटेड स्टेट के लिए। अब इसे मुख्तलिफ कंट्रीज़ फॉलो करते थे और कई कंट्रीज़ फॉलो नहीं करते थे। तो चूँकि हमारे पास अ, जो सिस्टम है कंप्यूटर वो दुनिया भर के लिए, तो दुनिया भर में अलग अलग कोडिंग सिस्टम इस्तेमाल होने की वजह से परेशानियाँ होती हैं, उलझनें होती हैं कि जो कोड मैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल करूँगा, वही कोड किसी और कैरेक्टर के लिए कोई और स्टैंडर्ड सिस्टम इस्तेमाल करे, तो इससे आपके सिस्टम की कंपेटेबिलिटी के इश्यूज आते हैं। तो कोडिंग सिस्टम काफ़ी इस्तेमाल हो रहे थे प्रीवियसली, जिसमें एस्की, आईएसओ 8859-1, ये वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस के लिए था। के ओ आई डैश एट फॉर रशियन के लिए था। और इस तरह चाइना और दूसरों ने भी अपने अलग कोडिंग सिस्टम बनाए, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग थी, हर लैंग्वेज के कैरेक्टर अलग थे। तो अलग कैरेक्टर के लिए अ, अलग कैरेक्टर के लिए अलग कोडिंग सिस्टम उन्होंने अपने बनाए हुए थे। लेकिन चूंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अब एक दूसरे से अलग थलग रह के काम नहीं होगा, इसलिए एक ऐसा कोडिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी ताकि वो दुनिया भर के लिए कारआमद हो और दुनिया भर के जितने जो लैंग्वेज के लिहाज से, कैरेक्टर के लिहाज से, सिंबल के लिहाज से ज़रूरियात हैं उसको पूरी की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि कैपिटल ए का एक कोड है, स्मॉल ए का एक कोड है, इस तरह बी सी डी इसका एक कोड है। बिल्कुल इसी तरह प्लस साइन जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, माइनस, ब्रैकेट, स्टार, एंड और परसेंट, और बहुत से आप कीवर्ड में देखें तो आपको काफ़ी नंबर ऑफ कोड नजर आएंगे। अब ये तो इंग्लिश के लिहाज से है, अब उर्दू के लिहाज से, अरबी के लिहाज से, चाइनीज़ के लिहाज से, तो दुनिया भर में बहुत लैंग्वेजेज हैं। उनके लिहाज से अगर हम कैरेक्टर सेट बनाना चाहें तो एक लंबी चौड़ी लाइन होगी। तो इन तमाम कैरेक्टर सेट को, सिंबल को एक एक कोड देना, और वो कोड दुनिया भर के लिए यूनिक हो, इसके लिए यूनिकोड सिस्टम की हमें ज़रूरत पेश आए। और जावा इसलिए यूनिकोड को इस्तेमाल करता है कि वो दुनिया भर के लिए कंपेटेबल है। तो यूनिकोड सिस्टम में इससे पहले क्या था कि दिस कॉज टू प्रॉब्लम, जो हमारे पास एक से ज़्यादा, तीन चार पाँच जितने कोडिंग सिस्टम थे, कि अ पर्टिकुलर कोड वैल्यू करस्पॉन्ड टू डिफरेंट लेटर इन द वेरियस लैंग्वेज स्टैंडर्ड। यानी एक कोडिंग सिस्टम की बजाय हम चार पाँच छः सात अगर कोडिंग सिस्टम इस्तेमाल करें, तो एक ही वैल्यू, फॉर एग्जांपल 65, अगर ए के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, यही 65 किसी और लैंग्वेज में किसी और सिंबल या लेटर के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, तो को वैल्यू वाइज तो दोनों चीज़ें सेम ही, लेकिन उनका मतलब अलग अलग लिया जाएगा। तो इससे काफ़ी परेशानियाँ हुई। द इन कोडिंग फॉर लैंग्वेज विथ लार्ज कैरेक्टर सेट हैव वेरिएबल लेंथ, सम कॉमन कैरेक्टर्स आर इनकोडेड एज सिंगल बाइट, अदर रिक्वायर टू और मोर बाइट। अब कुछ कैरेक्टर ऐसे थे कि उनके लिए, एक कैरेक्टर के लिए एक बाइट काफ़ी था, किसी के लिए दो बाइट, किसी के लिए तीन बाइट। तो ये जो एक स्टैंडर्ड ना होना, ये मसाइल का सबब था। तो इसके लिए क्या क्या कि टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अ न्यू लैंग्वेज स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड विच इज़ नोन एज यूनिकोड सिस्टम। तो हमारे मुख्तलिफ लेटर दुनिया भर की लैंग्वेजेस के लिए, सब के लिए ये यूनिक कोड असाइन कर दिया गया। यूनिकोड में कैरेक्टर सेट 2 बाइट पर मुश्तमिल है, सो जावा आल्सो यूज 2 बाइट फॉर कैरेक्टर्स। इसकी सबसे लोअर वैल्यू 000 है स्लैश यू करके, और हाईएस्ट वैल्यू स्लैश यू करके FFFF। इसमें तकरीबन मोर देन 65,000 आप बाइनरी नंबर जनरेट कर सकते हैं, 65,500 के करीब। अब दुनिया भर के लिए इतने कैरेक्टर, सिंबल, ये बहुत है, बल्कि ये ज़रूरत से भी ज़्यादा है। इसके बजाय अगर आप सिर्फ एक बाइट इस्तेमाल करते तो उससे आपको 255 आप मुख्तलिफ सिंबल बना सकते हैं।
जो किसी एक से सिस्टम के लिए या एक लैंग्वेज के लिए काफ़ी थे, लेकिन चूँकि मल्टी लैंग्वेज सिस्टम है हमारा, दुनिया भर में काफ़ी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहे हैं और ग्राफिक कैरेक्टर्स वगैरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, तो उसके लिए 255 या 256 जो है कैरेक्टर्स नाकाफ़ी था। तो इसीलिए 2 बाइट से हम बाइनरी में 65,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ कोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी है मुख्तलिफ लैंग्वेज सिस्टम के कैरेक्टर को और स्पेशल सिंबल को होल्ड करने के लिए बहुत काफ़ी है। तो इसलिए दुनिया भर में यही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और जावा में भी इसी का इस्तेमाल है। तो स्लैश यू करके वैल्यू लिख दें, इसका मतलब है यूनिकोड। अच्छा, एक बहुत अहम टॉपिक है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएबल हैं, डेटा टाइप हैं। डेटा टाइप के अलग अलग लेंथ है, जैसे बाइट है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल वगैरह, इनकी लेंथ अलग अलग है। अब सेम डेटा टाइप के वेरिएबल को वैल्यू को असाइन करना सेम डेटा टाइप में तो कोई इशू नहीं है। मसलन इंटीजर ए, इंटीजर बी, अगर ए बराबर है 2, बी बराबर है 3, अगर मैं कहूँ कि बी की वैल्यू को ए में असाइन करो तो ए इज इक्वल टू बी, डज नॉट मैटर, क्योंकि ए भी इंटीजर टाइप है और बी भी इंटीजर टाइप है। मसला उस वक्त होगा जब टाइप, डेटा टाइप की जब वेरिएबल है उनको हम एक दूसरे में की वैल्यू असाइन कर रहे हैं और उनका डेटा टाइप मुख्तलिफ हो, तो उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त एक प्रोसेस किया जाता है जिसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग में ये जैसे आपने एक बाइट वेरिएबल को कि एक वेरिएबल जो बाइट टाइप का है उसको आपने असाइन करना एक वेरिएबल में जो कि इंटीजर टाइप है, तो दो अलग डेटा टाइप को में एक दो अलग डेटा टाइप है और आप असाइनमेंट कर रहे हैं एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे में। तो टाइप कास्टिंग इससे कहते हैं कि जब दो मुख्तलिफ डेटा टाइप हों और आप वैल्यू जो है असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाद औक़ात जो आपके पास एक टारगेट है और एक सोर्स डेटा टाइप है, टारगेट और सोर्स डेटा टाइप, यानी ए बराबर बी, ए बराबर है बी है इक्वल्स बी, तो आपके पास ए टारगेट है और बी सोर्स है। सोर्स को आप टारगेट में सोर्स की वैल्यू आप टारगेट में असाइन करते हैं, तो ए इक्वल्स बी में ए टारगेट है और बी सोर्स है। अब ए आपके पास बाइट है, डेटा टाइप बाइट है और बी आपके पास इंटीजर है। अब बाइट की लेंथ कम होती है, इंटीजर की लेंथ ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे मसाइल आएंगे। लेकिन अगर एक आपके पास डेटा टाइप है फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू बी, उसमें ए इंटीजर है और आपके पास बी बाइट है, तो अब वो बाइट को होल्ड करना इंटीजर के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी टाइप कास्टिंग है। तो हमारे पास दो तरह के प्रॉब्लम है कि बाद औक़ात सोर्स की लेंथ ज़्यादा होती है और टारगेट या डेस्टिनेशन की लेंथ कम होती है, या सोर्स की लेंथ कम होती है और टारगेट या डेस्टिनेशन की लेंथ ज़्यादा होती है। तो दो तरह की टाइप कास्टिंग है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर इज कॉल्ड कास्टिंग। The converting of one data type to another is called casting. Casting is often necessary when a function returns the data of type in different form when we need to perform an operation, यानी हमें एक ऐसी वैल्यू मिले जो आगे ऑपरेशन के लिए उस तरह की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम फिर उसकी वैल्यू के टाइप को पहले चेंज करते हैं। अंडर अबाउ सर्टेन circumstances type conversion can be carried out automatically। तो बाद औक़ात ये जो एक टाइप से दूसरे टाइप पे कन्वर्जन है, ये आपका कंपाइलर या जावा ऑटोमेटिकली या जावा वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिकली आपके लिए काम कर देती है, लेकिन बाद औक़ात आपको मैनुअली ये काम करना पड़ता है। अगर आप मैनुअली नहीं करेंगे तो एरर आएगा। तो इन जावा टाइप कास्टिंग इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वाइडनिंग कास्टिंग, इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट मतलब इंटरनल या ऑटोमेटिक, नैरोइंग कास्टिंग, एक्सप्लिसिट या एक्सटर्नल या बाय फोर्स कास्टिंग। तो इम्प्लिसिट उसे कहेंगे जिसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, आप जावा इंटरनली सारी चीज़ें खुद करें। लेकिन एक्सप्लिसिटली उसे कहते हैं, एक्सप्लिसिटली उसे कहते हैं कि जिसमें आपको खुद इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा और अपने कोडिंग में
इस कास्टिंग को आपने खुद कर। तो वार्डनिंग में आप देखिए सबसे नीचे बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। देखें बाइट के में लेंथ सबसे कम है, उससे ज़्यादा शॉर्ट, फिर उससे आगे इंटीजर बाइट 1, बाइट 2 बाइट, फिर इंटीजर 4 बाइट, और इस तरह आप लॉन्ग, फ्लोट, डबल इनके लेंथ, डेटा टाइप की लेंथ या साइज में इजाफा हो रहा है। अब अगर बाइट को आप बाइट आपके पास सोर्स है और डेस्टिनेशन शॉर्ट है, तो आप वाइडनिंग कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इस तरह बाइट आपके पास सोर्स है और डेस्टिनेशन या टारगेट इंटीजर है, तो आप वाइडनिंग कर रहे हैं। यानी आप वैल्यू जो कि जो छोटे लेंथ के डेटा टाइप में, उसको आप बड़े लेंथ के डेटा टाइप में स्टोर करना चाहते हैं। तो ये कोई इशू नहीं है, आप ये समझे कि बड़ी जगह में छोटी चीज़ को रखना अपने हमारे लिए मसला नहीं। तो ये एक इम्प्लिसिट है, यानी आपके पास जो कंपाइलर है उसने खुद ये सारा काम करना है। तो इस स्लाइड में आपको जो कन्वर्जन हो सकती है इसकी एक पूरी लिस्ट है कि आप बाइट को शॉर्ट में, इंटीजर में, लॉन्ग, फ्लोट और डबल में इसकी कास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाइट के मुकाबले में सब लेंथ वाइज इनकी लेंथ ज़्यादा है। इस तरह शॉर्ट को आप इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल में, और कैरेक्टर को आप इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल में इसकी कास्टिंग कर सकते हैं। ये भी वाइडनिंग है। इंटीजर को आप लॉन्ग में, इंटीजर को फ्लोट में, इंटीजर को डबल में, और इसी तरह लॉन्ग को फ्लोट में और डबल में, फ्लोट को डबल में। ये सारी चीज़ें वाइडनिंग, यानी टैब कास्टिंग में आप वाइडनिंग करें तो वाइडनिंग कास्टिंग इसका नाम देते हैं। और ये आपने खुद नहीं करना है इसमें। अगर एक बाइट टाइप है, आप उसको शॉर्ट टाइप में, डेटा टाइप में स्टोर करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कर। ठीक है जी। अब कुछ और भी यहाँ पे एग्जांपल है कि बाइट कैन बी कन्वर्टेड टू शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। तो इस स्लाइड को आप रोक लें और देख लें, तो इतना कोई इशू नहीं है। ये छोटी सी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन। नैरोइंग कास्टिंग से आपको पता चलेगा कि आपके पास जो सोर्स डेटा टाइप है उसकी लेंथ ज़्यादा होगी और टारगेट या डेस्टिनेशन की लेंथ कम होगी। तो सबसे नीचे देखिएगा, डबल के मुकाबले में फ्लोट की लेंथ कम होती है, फ्लोट के मुकाबले में लॉन्ग की, फिर लॉन्ग के मुकाबले में इंटीजर की, इंटीजर के मुकाबले में शॉर्ट की, शॉर्ट के मुकाबले में बाइट। तो मुख्तलिफ हमने डेटा टाइप को यहाँ पे शो किया है। ये 6 डेटा टाइप है जो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये डबल की लेंथ ज़्यादा है फ्लोट के मुकाबले में। यानी आप एक वैल्यू के जिसका डेटा टाइप या उसकी लेंथ या मेमोरी वाइज उसकी जो कंजम्पशन है ज़्यादा है, उसको आप फ्लोट टाइप के वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो अब जो टारगेट है उसकी लेंथ कम है, इसलिए इसको हम नैरोइंग कास्टिंग कहेंगे। और यहाँ पे इस लिस्ट में आप देखिएगा, आपको एक कंप्लीट लिस्ट है कि आप बाइट को कैरेक्टर में, शॉर्ट को बाइट में, बाइट को कैरेक्टर में, और कैरेक्टर को बाइट में, फिर बाइट को शॉर्ट में। इस तरह पूरी एक गिवन है लेंथ कि आप किस डेटा टाइप को किस में आप नैरोइंग कास्टिंग कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी आप इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपके पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि बाइट की लेंथ कितनी होती है, शॉर्ट की लेंथ कितनी होती है, कैरेक्टर की। तो ये पूरी एक लिस्ट हमने एक लेक्चर में इसकी काफ़ी डिटेल आपको बता दी है। तो नैरोइंग कास्टिंग में ये सारी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि शॉर्ट को बाइट कैरेक्टर में, कैरेक्टर को बाइट शॉर्ट में, और इंटीजर को आप बाइट शॉर्ट कैरेक्टर में आप कर सकते हैं। अब सेम साइज हो या साइज टारगेट का कम हो, ठीक है जी। तो नैरोइंग कास्टिंग। वाइडनिंग और ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। वाइडनिंग में आपसे ये बात की थी कि आपके पास सोर्स की जो लेंथ है वो कम है और टारगेट की लेंथ ज़्यादा है, तो ये ऑटोमेटिकली ये काम हो जाता है, इसमें आपको कोई इशू नहीं होता है। दिस इज़ डन इम्प्लिसिटली by the JVM. JVM means Java Virtual Machine. The lower size is widened to the higher size. अब इसकी एग्जांपल नीचे देखिएगा, जिससे ज़्यादा आपको आसानी से इसकी समझ आएगी। दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y। दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y। x इंटीजर टाइप है और y डबल। इंटीजर हमें पता है कि इसकी लेंथ 4 बाइट्स है और डबल की लेंथ 8 बाइट्स है। डबल की लेंथ क्या है? 8 बाइट। अब 4 बाइट की वैल्यू को 8 बाइट में स्टोर करना डज नॉट मैटर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे नॉर्मली हम करते हैं y इज इक्वल टू एक्स। सिंपल इज दिस। आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन करें, y की वैल्यू आप प्रिंट करें। हाँ, ये अब डबल है तो डबल के फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिल जाए।
तो यहाँ पे जो एक सोर्स कोड है, ज़रा सा इसको देखिएगा। ये जो ज़रा डिम आपको नज़र आए तो हम अगली स्लाइड में इसको देखते हैं और समझते हैं। तो आप इसको खुद से टाइप कर सकते हैं और रन करके देख भी सकते हैं। तो इस सेम कोड को हमने यहाँ स्लाइड में दोबारा लिखा है। तो आप देखिएगा, पब्लिक क्लास जावा एप्लीकेशन वन। जावा एप्लीकेशन क्या है? क्लास का नाम या आइडेंटिफायर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम मेन मेथड में गए। आपको पता है कि मेन मेथड से हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को रन करना। इसमें एक इंटीजर है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 100। आई इंटीजर को डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू को असाइन भी कर दिया 100। अब एक और डेटा टाइप है लॉन्ग। लॉन्ग एल इज इक्वल टू आई। देखिए, आई तो इंटीजर है और लॉन्ग आपके पास क्या है? सॉरी, कैपिटल आई वो लॉन्ग है। तो आई जो कि इंटीजर टाइप है, उसके मुकाबले में लॉन्ग की लेंथ ज़्यादा होती है, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम। और इसी तरह लॉन्ग के मुकाबले में फ्लोट की लेंथ ज़्यादा होती है, तो मैंने फ्लोट एफ लिखा और उस आई को, उसकी वैल्यू को जो कि लॉन्ग डेटा टाइप में इसमें स्टोर किया। नो प्रॉब्लम। नो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड, यानी आपको खुद से नहीं बताना पड़ेगा कि आप कोई टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ रही है। नो इशू। तो आप उसी तरह सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन कीजिएगा। इसमें आई की वैल्यू, कैपिटल आई की वैल्यू और एफ की वैल्यू आप प्रिंट कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लैब में किस तरह ही करते हैं, लैब सेशन में ये सारी चीज़ें देख चुके। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इंटीजर को आप फ्लोट में कास्ट कर, सॉरी, इंटीजर को लॉन्ग में और लॉन्ग को फिर फ्लोट में आप कास्ट। देयर विल बी नो प्रॉब्लम, द आउटपुट विल बी इंटीजर वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू। सिर्फ ये कि अब फ्लोट के लिए आपके पास पॉइंट ज़ीरो 100.0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम वाइडनिंग कर रहे हैं। वाइडनिंग में आपके पास जो टारगेट डेटा टाइप है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है सोर्स डेटा टाइप के मुकाबले में। और ये जो टैब वाइडनिंग कास्टिंग ऑटोमेटिक है, इसके लिए आपको खुद से कुछ लिखना या कोड करना नहीं पड़ता और ना ही कोई एरर आता। अब नैरोइंग और एक्सप्लिसिट टाइप का कन्वर्जन या कास्टिंग की बात करते हैं। आपको अंदाज़ा हो चुका है कि अ डेटा टाइप ऑफ हायर साइज़ के डेटा टाइप को हम असाइन करना चाहते हैं एक ऐसे डेटा टाइप पे जो लोअर साइज़ है। तो डेटा टाइप ऑफ हायर साइज़ ऑक्यूपाइंग मोर मेमोरी कैन नॉट बी असाइन टू अ डेटा टाइप ऑफ लोअर साइज़। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, बल्कि हमें बताना पड़ेगा। This is not done implicitly by the JVM Java Virtual Machine and requires explicit casting. A casting operation to be performed by the programmer. यानी आप प्रोग्रामर खुद बताएगा कि आप नैरोइंग कास्टिंग कर रहे हैं, आपके पास जो सोर्स डेटा टाइप है उसकी उसका साइज़ ज़्यादा है और आपके पास जो टारगेट डेटा टाइप है उसका साइज़ कम है। द हायर साइज इज नैरो टू द लोअर। अब इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, छोटी सी कोडिंग है वो आप करिएगा। पहले एग्जांपल देखते हैं। डबल हमने लिखा x इज इक्वल टू 10.5। अब डबल का साइज 8 बाइट है। मैंने एक इंटीजर y ले लिया, इंटीजर टाइप वेरिएबल y ले लिया और x की वैल्यू को इसमें स्टोर किया। x की वैल्यू को जब आप इसमें स्टोर करेंगे तो अब जो इंटीजर है जिसमें सिर्फ 4 बाइट होते हैं, तो यहाँ पे आपका कंपाइलर एरर देगा कि आप 4 बाइट में 8 बाइट की वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे। आपको बताना पड़ेगा ताकि कंपाइलर आपकी बताने के बाद इसको बाय फोर्स इसकी कास्टिंग करे। तो आपने करना क्या होगा? इन द अबव कोड 8 बाइट डबल वैल्यू इज नैरो टू 4 बाइट इंटीजर वैल्यू, इट रेजेस एरर, दैट इज एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट इट। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बहुत ही आसान है और आपने सिर्फ आपके पास जो सोर्स है, सोर्स के सामने आपने ये बताना होगा कि आप इसको किस तरह की डेटा टाइप में आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जांपल, नीचे देखिएगा, डबल एक्स इज इक्वल टू 10.5 और इंटीजर वाई इज इक्वल टू। अब एक्स जो है डबल है, पहले आप उसको इंटीजर टाइप बनाइए। पहले आप क्या कीजिए, इसको इंटीजर डेटा टाइप बनाइए बाय फोर्स टेम्परेली। वो असल में एक्स तो होगा तो वही डबल टाइप में, लेकिन इस वक्त इस लाइन ऑफ कोड में आपने इसको टेम्परेली सिर्फ इसी लाइन ऑफ कोड के लिए इसको क्या करना पड़ेगा,
इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप बड़ी आसानी से इस क्योंकि ये इंटीजर टाइप आप बना चुके हैं, तो अब इंटीजर टू इंटीजर असाइनमेंट देयर इज नो प्रॉब्लम। द डबल एक्स इज एक्सप्लिसिटली कन्वर्टेड to integer y, the thumb rule is on the both sides. The same data type should exist. देखिए दोनों साइड में सेम डेटा टाइप एग्जिस्ट होगी तो आप इसे टाइप कास्ट करेंगे। ये उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम नैरोइंग कास्टिंग करते हैं, वाइडनिंग में हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ देयर इज़ एन एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमने क्या किया है। इसको यहाँ ज़रा से आपको शायद डिम नज़र आए तो हम अगली स्लाइड में इसको ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। लेकिन बहरहाल मेन मेथड में आप जाइएगा, डबल डी इज इक्वल टू 100.04, डबल टाइप है, लॉन्ग एल या ख्याल से एल ही होगा या आई होगा, इज इक्वल टू लॉन्ग डी। अब देखें ना, डबल को हमने लॉन्ग में एक्सप्लिसिटली कास्टिंग की है, तो नैरोइंग कास्टिंग डबल की लेंथ ज़्यादा होती है लॉन्ग के मुकाबले। फिर इस कैपिटल एल को, या एल है या आई है वट, उसको हम असाइन करें स्मॉल आई में, तो इंटीजर आई इज इक्वल टू बखल से ये लॉन्ग एल है, तो एल को हम असाइन करें आई में। अब यहाँ पे लॉन्ग की लेंथ के मुकाबले में इंटीजर की लेंथ कम है, इसलिए हम यहाँ पे नैरोइंग कास्टिंग एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं, बाय फोर्स कर रहे हैं, और इन्हीं चीज़ को हम इसका आउटपुट ले रहे हैं, अगली 3 लाइनों में डिस्प्ले कर रहे हैं। तो नीचे आप देखिएगा तो डबल वैल्यू इज इक्वल टू 100.04, लॉन्ग वैल्यू इज 100, इंटीजर वैल्यू इज 100। तो ये नेटबीन का इन्वायरमेंट है, मैं इंशाल्लाह आपको कराऊंगा तो यही चीज़ आप कर सकते हैं, बल्कि आप खुद भी कर लीजिएगा। आप चंद आपने लैब आपकी हो चुकी हैं, तो उन लैब को आप देखते हुए फुली इस कोड को खुद से टाइप करके रन कर सकते हैं। तो ये कोड दोबारा आपके सामने वाज़ेह तौर पर इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि हमने एक पब्लिक क्लास जावा एप्लीकेशन 1 के नाम से है। जावा एप्लीकेशन इज़ द आइडेंटिफायर और नेम ऑफ द क्लास, और इस क्लास के मेन मेथड में हमने जो कोड किया डेटा टाइप के लिए समझाने के लिहाज से, नैरोइंग कास्टिंग के लिहाज से, डबल डी 100 है, फिर लॉन्ग एल, अब एल है, अब डबल की वैल्यू को हमने लॉन्ग डेटा टाइप में स्टोर करना है, तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लॉन्ग लिखना पड़ेगा। यही चीज़ हम इंटीजर आई में लॉन्ग एल जो डेटा टाइप है, जो लॉन्ग टाइप है, इसको असाइन करें, इसलिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ ब्रैकेट में इंटीजर लिखेंगे और तीनों के वैल्यू को आपने यहाँ पे अगली 3 लाइनों में डिस्प्ले कर दिया। नैरोइंग कन्वर्जन, यही चीज़ आप देखिएगा कि नैरोइंग कन्वर्जन में हमारे पास जो स्लाइड थी इसको दोबारा यहाँ शो किया गया कि आप किस टाइप को किस टाइप में कास्ट कर सकते हैं। तो ये जब आप कोडिंग करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट या एक स्लाइड होनी चाहिए रेफरेंस के लिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली काफ़ी चीज़ें खुद करेंगे। तो आउटपुट की वैल्यू भी यहाँ पे इस स्लाइड में दोबारा दिखा दी गई। बूलियन कास्टिंग एक स्पेशल है टाइप है। बूलियन कास्टिंग में आप कास्टिंग नहीं कर सकते, तो बूलियन वैल्यू कैन नॉट बी असाइन टू एनी अदर डेटा टाइप। जब बूलियन वैल्यू को आप किसी और में असाइन कर ही नहीं सकते, तो फिर उसकी कास्टिंग भी आप नहीं कर सकते, चाहे आप एक्सप्लिसिट करें या इम्प्लिसिट करें, देयर विल बी नो कास्टिंग इन केस ऑफ बूलियन डेटा टाइप। ठीक है जी, तो आप ये कह सकते हैं कि boolean is incompatible for conversion or casting. Maximum we can assign a boolean value to another boolean. boolean वैल्यू को boolean में आप असाइन कर सकते हैं, इसके भाई वो तो नॉर्मल है कि सेम डेटा टाइप की वैल्यू को आप दो बोथ साइड ले रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो वो इशू नहीं है, वो वैसे भी नॉर्मल है। लेकिन अलग डेटा टाइप को आप boolean में असाइन नहीं कर सकते हैं, ना boolean को किसी अलग डेटा टाइप में आप असाइन कर सकते हैं। तो boolean इस टाइप कास्टिंग से अलग है, इसमें कोई कन्वर्जन या टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग नहीं होगी। तो नीचे एक कोड आपको नज़र आ रहा है कि बोलियन, ये बोलियन आपके पास कीवर्ड है कि आपको आगे जो वेरिएबल है ये वो उसके डेटा टाइप बोलियन है, और उसकी सिर्फ दो वैल्यू हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। इसके इसमें हमने ट्रू ले लिया। अब अगली लाइन में इंटीजर y इज इक्वल टू एक्स, अब x है बोलियन, उसको आप इसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं y में जो कि इंटीजर डेटा टाइप है। नो, दिस इज नॉट अलाउड, देयर विल बी एन एरर। इसी तरह अगली लाइन में बोलियन x ट्रू है। अब इस को आप
कास्ट करना चाहते हैं एक्सप्लिसिटली कि आप करेंगे इंटीजर वाई है और एक्स को जो कि बूलियन है पहले इंटीजर बनाओ और फिर वाई में इसकी वैल्यू असाइन करो, इट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। तो नाइदर इम्प्लिसिट नॉर एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज। अब हम आते हैं जावा ऑपरेटर की तरफ। जावा ऑपरेटर वही होंगे, आपको काफ़ी हद तक इसकी नॉलेज होगी, पीछे उसमें आपने इनको पढ़ा होगा। लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में हम काफ़ी चीज़ें तकरीबन वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कंप्लीटनेस के लिए चूंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो एक दफ़ा हम इसको गो थ्रू करते हैं। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन है, रिलेशन ऑपरेशन है, लॉजिकल बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स और कुछ इसके अलावा मिसलिनियस ऑपरेटर्स। Arithmetic operators are used to make mathematical expression like addition, multiplication, etc. हम इसमें एडिशन ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और एक और ऑपरेटर है जिसे मॉडुलस ऑपरेटर का नाम देते हैं, या परसेंट ऑपरेटर जो सबसे आखिर में आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी एक लिस्ट है, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंट, हाँ इंक्रीमेंट भी है और डिक्रीमेंट भी है। आप सिर्फ एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं या एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो हम देखते हैं यहाँ पे ए और बी दो हमारे पास वेरिएबल हैं। ए और बी दो आपके पास जो है वेरिएबल हैं। ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 3 है। आप देखिएगा नीचे आपके पास ऑपरेटर लिखे हैं, एग्जाम्पल और रिजल्ट, 3 कॉलम है। तो ए प्लस बी, ए 8 है, बी 3 है, दोनों को ऐड करें 11। ए माइनस बी, ए 8 माइनस बी, बी 3 है, तो 8 माइनस 3 5। इसी तरह ए मल्टीप्लाई बाय बी, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 24। फिर ए डिवाइड बाय बी, 8 डिवाइड बाय 3। अब रिजल्ट हमारा इंटीजर में तो इसीलिए फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो 2। और परसेंट ए परसेंट 4, अब ए को आप 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा, ए को आप 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर होगा 0, तो इसीलिए 0 आ गया। तो परसेंट ऑपरेटर में रिमाइंडर हम लिखते हैं। ठीक है जी, अगर आप 7 है इसको 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या होगा 7, 2 3 6, बाकी एक रह जाएगा, तो हम आपके पास जो इसके ऑपरेशन का रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर यानी 1 होगा। तो छोटे से प्रोग्राम है, आप इस पर देखिएगा। इसमें हमने सिर्फ एक मेन मेथड में ही काम किया। जावा एप्लीकेशन के नाम से एक क्लास है, इसमें मेन मेथड है इंटीजर फर्स्ट नंबर, इंटीजर सेकंड नंबर, इंटीजर रिजल्ट। तो सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए कि सम करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, ये छोटी सी एग्जांपल है, ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, आप बड़ी आसानी से खुद भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, दो नंबर है, फर्स्ट नंबर है इसमें 10 है, सेकंड नंबर है 5 है, दोनों को आपने ऐड किया, तो सम ऑफ टू नंबर इज रिजल्ट, क्योंकि ऐड करने के बाद जो वैल्यू उसको आपने रिजल्ट में स्टोर किया, सेव किया, रिजल्ट को आपने ठीक है जी। तो होपफुली इसमें बहुत ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है, ये आप बड़ी आसानी से सकते हैं। तो आउटपुट इज़ 15। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल यानी रिजल्ट जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था लास्ट टाइम, उसको अगर मैं इस्तेमाल ना भी करूँ तब भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वैल्यू, तो आपके जो जावा में इसकी भी फैसिलिटी है कि आप डायरेक्टली सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म करें, जो वैल्यू होगा उसने डिस्प्ले हो जाना है। आपने प्रॉपर फॉर्मेट में इसको लिखना है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो सबसे आखिरी लाइन में आप देखिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सम ऑफ टू नंबर इज, अब देखिए ये इन्वर्टेड कॉमास में, ये तो एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, प्लस अब यहाँ ब्रैकेट में जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उनका रिजल्ट, उनका जो रिजल्ट होगा उसने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना है। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, फर्स्ट की वैल्यू 10 है, सेकंड की वैल्यू 5 है, 10 प्लस 5 15, तो 15 ने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना है। ठीक है, तो आउटपुट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की एक एग्जांपल है, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा। ये बहुत सिंपल टास्क है। आपने दो नंबर लिए ए और बी, ए इज़ 10, बी इज़ 20, उनको सम किया, ठीक है जी, और सम वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किया, सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्शन
वेरिएबल में इनके वैल्यू को स्टोर किया, बी को डिवाइड किया ए से, और जो रिजल्ट आया उसको आपने डिवीजन वेरिएबल में स्टोर किया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में आपने इन दोनों को प्रोडक्ट को स्टोर कर दिया। ठीक है जी, तो मैं यहाँ ज़रा तेज़ चल रहा हूँ, तो होपफुली ये इतना मसला नहीं है, आपने इससे किस्म की काफ़ी चीज़ें पहले आप कर चुके हैं। अब तमाम जो रिज़ल्ट हैं, एक सम है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उनको आपने सिंपली क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आउटपुट में आपको 30, 10, 2, 100 और नीचे डिवीजन में शायद 2 नज़र आ रहा है मुझे। आप देख लीजिए, खुद कीजिएगा ज़रूर, इस कोड को आपने खुद से टाइप करना है और एग्जीक्यूट करना है। एक्सेप्टिंग आउटपुट इनपुट फ्रॉम यूज़र, यहाँ पे ये चीज़ हम अपने लैब सेशन में भी डिस्कस कर चुके थे, कर चुके हैं। इसको हम दोबारा डिस्कस करते हैं कि अगर मैं एक इनपुट लेना चाह रहा हूँ यूज़र से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ जावा इज़ द ह्यूज लाइब्रेरीज ऑफ द कोड अवेलेबल टू यू। तो जावा आपको बहुत सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपके पास बने बनाए को क्लासेस हैं, उनके मेथड हैं, आपने जस्ट उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक स्कैनर क्लास है। स्कैनर क्लास आप जावा डॉट यूटिलिटी लाइब्रेरी में है, और आपने प्रॉपरली इसको इंपोर्ट करना होगा, और इंपोर्ट करने के लिए आप क्लास से बाहर इसको इंपोर्ट करते हैं। और इसका सिंटैक्स आपके लिए नीचे लिखा हुआ कि आप पहले लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी डॉट स्कैनर। तो इस जावा डॉट यूटिलिटी या यूटिल जो आपको नज़र आ रहा है, इस लाइब्रेरी में स्कैनर क्लास है। आप उसको उसकी में मौजूद फैसिलिटीज़ या फंक्शन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप पहले अपने प्रोग्राम में इसको इंपोर्ट करेंगे। जब आप इंपोर्ट करेंगे, फिर आप में देखेंगे इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और आपका को इनपुट के लिहाज से किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर आप उसी लिहाज से इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले आपको ये जो आखिरी लाइन है, इसको क्लास से बाहर लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, जैसे आप देखिएगा, क्लास से बाहर मैंने लिखा है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी डॉट स्कैनर। अब स्कैनर क्लास की जो फंक्शनैलिटी है, मेथड वगैरह, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब कैसे करूँगा हम आगे देखेंगे। इस्तेमाल करने से पहले इस स्कैनर क्लास के एक ऑब्जेक्ट को हमें बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने का काम बहुत ही आसान है। आप बिल्कुल इसी तरह जैसे आप लिखते हैं ना, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बिल्कुल इसी तरह आप लिखेंगे स्कैनर। लिखेंगे स्कैनर, उसके आगे आप लिखेंगे यूज़र इनपुट। यहाँ पे लिखा है ना यूज़र अंडरस्कोर इनपुट, ये वेरिएबल का नाम है, बल्कि आप ये ऑब्जेक्ट का नाम है जिसको आप क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का नाम है जिसे आप क्रिएट कर रहे हैं, और किस टाइप का, ये स्कैनर क्लास टाइप का है, और आप इनपुट के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर आपको लाइन ऑफ कोड आप लिखेंगे क्लास के अंदर, क्लास के अंदर। ठीक है जी। तो आपने लिखा इंटीजर फर्स्ट नंबर, नीचे देखिएगा इंटीजर फर्स्ट नंबर के बाद देखिए मैं यूज़र इनपुट नामी एक ऑब्जेक्ट पहले बना चुका हूँ। और ऑब्जेक्ट क्लास से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास में हम मेथड पहले से डिफाइन करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट में ये एबिलिटी होती है कि क्लास के मेथड इस्तेमाल कर सके। तो इस क्लास का एक मेथड है नेक्स्ट। इस क्लास का, किस क्लास का, स्कैनर क्लास का। तो हम जो ऑब्जेक्ट बना चुके हैं उसके आगे डॉट लिखते हैं और नेक्स्ट लिखते हैं। ये नेक्स्ट में भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे। तो जब आप लिखेंगे ये लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, तो आपका कंपाइलर यहाँ पे आएगा और कीबोर्ड से कोई इनपुट लेने के लिए रुक जाएगा। जब तक आप कोई इनपुट ना दें, तो उसने रुके रहना, और जब आप इनपुट देंगे तो उस इनपुट ने स्टोर हो जाना है फर्स्ट नंबर वेरिएबल में। ठीक है जी, इंटीजर फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखिएगा। अब बाद औक़ात ये कि अक्सर हम ये करते हैं कि जब हमें इनपुट लेना हो, तो हम एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं। भाई, ये यूज़र से आप इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो यूज़र को पता तो चले कि आपका जो कंपाइलर है या प्रोग्राम है, वो इस वक्त यहाँ पे आके रुक रहा है, और उसको एक वैल्यू दरकार है जिसको आपने कीबोर्ड से या किसी भी सोर्स से इनपुट लेना है। अब जो हम नेक्स्ट नामी मेथड है, उसकी वैरायटीज़ हैं। आप इंटीजर टाइप चाहते हैं, बाइट चाहते हैं, या कुछ और। यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसी वैल्यू जो इंटीजर हो और उसको इनपुट करूँ कीबोर्ड से। तो मैं क्या लिखूँगा, नेक्स्ट
इंटीजर या नेक्स्ट इनिट, INT, दैट इज़ फॉर इंटीजर। तो ज़रा देखिएगा, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है। आप इन स्लाइड को 2-3 दफ़ा ज़रूर देखिएगा, समझिएगा, बुक सामने रखिएगा, फिर चीज़ें आसान होती हैं। ऐसा ना हो कि आपने एक दफ़ा देखा, समझ नहीं आई तो आप परेशान हो गए, ऐसी बात नहीं। बहुत से नए कॉन्सेप्ट हैं, उनको रिपीटेडली देखना पड़ता है, बुक से देखना पड़ता है, आपस में डिस्कस करना पड़ता है, फिर इसकी समझ आ जाती है। यहाँ पे हमने एक और लाइन लिखी कि हमने जो प्रिंट एल के बजाय सिर्फ प्रिंट लिखा, तो जब आप एल लिखते हैं तो आपका सिस्टम इस मैसेज को इंटर फर्स्ट नंबर को डिस्प्ले करने के बाद अगली लाइन में चला जाता है, जबकि हम चाह रहे हैं कि इस वक्त वो अगली लाइन में ना चला जाए, तो हम सिर्फ प्रिंट लिखेंगे, LN नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने अ, एक नंबर इनपुट किया। अगर इंटीजर सेकंड नंबर में इनपुट करना चाह रहा हूँ, तब भी मैं इसी इसी यूज़र इनपुट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करूँगा और नेक्स्ट जो मेथड या फंक्शन है उसको इस्तेमाल करूँगा। तो कंपाइलर मेरा या सिस्टम प्रोग्राम यहाँ पे आके रुक जाएगा, और जो आप वैल्यू इनपुट देंगे वो असाइन होगा सेकंड नंबर में। तो इस कोड को ज़रा दोबारा समझें। हमने इंटीजर सेकंड नंबर पहले इसको डिक्लेयर किया, क्योंकि हम जो वैल्यू इनपुट लेना चाह रहे हैं उसको किसी वेरिएबल में जो स्टोर करना चाहते हैं, और दूसरे जो कि दूसरा नंबर है, तो हम सेकंड नंबर इस वेरिएबल का नाम हमने दिया। इससे हमें समझने में आसानी होगी। तो इस सेकंड नंबर की वैल्यू हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे यूज़र इनपुट। देखिए, ये यूज़र इनपुट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये लाजिम नहीं कि आप यूज़र इनपुट नाम ही आप रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं। वो सिर्फ ये है कि यूज़र इनपुट एक ऑब्जेक्ट होगा स्कैनर क्लास का। स्कैनर क्लास को आप पहले इंपोर्ट करेंगे, फिर स्कैनर क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और मेथड की मदद से आप इनपुट लेंगे। और अगर आप प्रॉपर्ली इसको किसी और वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उस वेरिएबल का नाम इक्वल्स और ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, बाइट। तो इसकी एक लिस्ट है, हम अगली स्लाइडों में इसको देखें। तो यहाँ पे एक कोड है, इसका रिजल्ट भी नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसको पॉज कीजिएगा और खुद समझिएगा। अगली स्लाइड में हम इसको देखते हैं। अगली स्लाइड में हम इंपोर्ट जावा यूटिलिटी डॉट स्कैनर, ये फर्स्ट लाइन है। हमने ये क्यों किया? क्योंकि हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो पहले स्कैनर क्लास को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये इंपोर्ट हम क्लास के बाहर करते हैं। उसके बाद हमने एक क्लास है जो जावा एप्लीकेशन 1 के नाम से है, उसमें मेन मेथड है। मेन मेथड में हम अब काम कर रहे हैं। हमने इंटीजर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और रिजल्ट को डिक्लेयर किया। अच्छा, इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो स्कैनर क्लास के एक ऑब्जेक्ट को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम पहले लिखेंगे स्कैनर, जैसे हम लिखते हैं ना क्लास वगैरह, इस तरह हम लिखेंगे स्कैनर। फिर वो ऑब्जेक्ट, उसका नाम। अब यहाँ पे यूज़र इनपुट लिखा हुआ है, लेकिन आप ये ना समझे कि यही नाम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है जो लीगल नेम है। तो आपने यूज़र इनपुट यहाँ पे लिया इक्वल्स न्यू स्कैनर डॉट IN। इनपुट के लिए ये इसका कोड है। अब आपने एक मैसेज डिस्प्ले किया कि इंटर फर्स्ट नंबर। इस फर्स्ट नंबर को आपने वेरिएबल फर्स्ट नंबर में स्टोर करना है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर इक्वल्स। अब यूज़र इनपुट ऑब्जेक्ट की मदद से आपने इसको स्टोर करना है, तो ऑब्जेक्ट यूज़र इनपुट आपने लिखा डॉट नेक्स्ट, ये इंटीजर वैल्यू, तो नेक्स्ट इंटीजर और ब्रैकेट क्लोज। तो इसके मेथड हैं, काफ़ी मेथड हैं, हम देखेंगे अगली स्लाइडों में। आपको इसमें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला नंबर स्टोर हो जाएगा जो कि कीबोर्ड से आप इंटर करेंगे फर्स्ट नंबर में। इस तरह सेकंड नंबर आप इनपुट करेंगे, फिर ये स्टोर हो जाएगा सेकंड नंबर वेरिएबल में। रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। फिर आपने इन दोनों का सम, जो कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, जो कि रिजल्ट में। तो यहाँ पे जो कुछ मैंने आपको समझाया है, 1 बाय 1 समझाया जा रहा है, और आप यहाँ पे आके इसको याद रखिए। जब भी कोई लेक्चर लेते वक्त आप अपने पेन पेंसिल या रजिस्टर से ज़रूर रखिएगा, और जो आपको समझ आए या कोई पॉइंट जो आप बाद में समझना चाह रहे हैं, फिर वक्त समझ नहीं आ रही, तो उसको आप नोट ज़रूर कीजिएगा, जैसे नॉर्मल आप क्लास में।
ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंटीजर इज अ मेथड ऑफ स्कैनर क्लास विच एक्सेप्ट इंटीजर इनपुट। तो इंटीजर इनपुट के लिए स्कैनर क्लास के मेथड या फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं, और स्कैनर क्लास के मेथड या फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए पहले उसका ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। आपने दो नंबरों को ऐड, ठीक है जी। तो नाउ आई एक्सप्लेन अबाउट दिस स्टेटमेंट इन डिटेल। व्हाट इज दिस स्टेटमेंट कि हम क्या कर रहे हैं। तो वैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, और किस टाइप का ऑब्जेक्ट, स्कैनर टाइप का, स्कैनर क्लास टाइप का। तो नंबर वन, जो पहले पहले स्कैनर लिखा हो, पहली जो लाइन आपको नज़र आ रही है उसमें पहला स्कैनर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। द स्कैनर क्लास इज अ क्लास इन जावा यूटिलिटी विच अलाउज द यूजर टू रीड वैल्यू ऑफ वेरियस टाइप। देखिए वैल्यू वेरियस टाइप के होते हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप की वैल्यू आप रीड कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे आपको नज़र आ रहा है यूज़र इनपुट एन ऑब्जेक्ट नेम। ये ऑब्जेक्ट का नाम है, नाम कुछ रख सकते हैं, ए बी सी डी वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ यूज़र इनपुट का नाम समझने के लिए आसान है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने यूज़र इनपुट लिखा। यू कैन यूज़ एनी ऑब्जेक्ट नेम लाइक ईयर, नाम, इनपुट डिवाइस एंड सो ऑन। आगे आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है सिस्टम डॉट आई एन या इनपुट, an input stream which is typically connected to keyboard input of console program। तो आप कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, आप किसी माइक से नहीं ले रहे हैं, बल्कि कीबोर्ड से ले रहे हैं, या किसी और सोर्स से नहीं ले रहे हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है कि न्यू स्कैनर, तो ये आपके पास एक स्टाइल है। जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप न्यू और क्लास का नाम और आर्गूमेंट में मुनासिब आर्गूमेंट जो ब्रैकेट में लिखा हुआ वो लिखते हैं। तो इस लाइन से न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई एन, what is going to happen, it will be creating a scanner object that is connected to the system.in object. In other words, the created scanner object is connected to the default input device। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको डिफ़ॉल्ट डिवाइस से आप कनेक्ट करते हैं, और नॉर्मली डिफ़ॉल्ट डिवाइस क्या है आपके पास, कीबोर्ड। द कीवर्ड न्यू इज़ रिक्वायर्ड बाय जावा। जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू लिखते हैं, ये इसका सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स इसका ऐसे ही है, you will use it whenever you create an object that are more complex than the simple data types। तो ऑब्जेक्ट भी हमने देखा कि डेटा टाइप है, लेकिन सिंपल नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स है। डेटा टाइप हमने काफ़ी डिस्कस किए, इसमें ऑब्जेक्ट भी हैं और एरेज भी हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इन स्कैनर डिक्लेरेशन statement assign the value of the new object, that is its memory address, to the console object in the program। तो बहरहाल इसको हम उसी हद तक समझते हैं, इसी हद तक समझाते हैं जिस हद तक आपको बआसानी समझ आ जाए। ये जो स्टेटमेंट है इसमें अगर आपको कोई इश्यू है तो फिलहाल इसको आप इग्नोर कर दें। स्कैनर क्लास में मेथड हैं, सिर्फ एक नहीं जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया और उससे पहले हमने लैब सेशन में इस्तेमाल किए, इसमें काफ़ी हैं। तो इन नेक्स्ट बाइट, एक्सेप्ट अ बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट लॉन्ग। सिर्फ आप नेक्स्ट लिखें तो तो आप सिर्फ एक सिंगल वर्ड एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट लाइन, एक्सेप्ट अ लाइन ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट बोलियन, एक्सेप्ट अ बोलियन। नेक्स्ट फ्लोट और नेक्स्ट डबल। तो जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है उस अ, के साथ आप स्कैनर क्लास के मुख्तलिफ मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेथड की डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। तो होपफुली स्कैनर क्लास इज नाउ मोर क्लियर टू यू। हमने इसको इस्तेमाल किया था लैब सेशन में, तो इसकी और ज़्यादा डिटेल आपके सामने आ गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके समझने में आसानी होगी इंशाल्लाह। इसके साथ ही हम आज के सेशन को, आज के लेक्चर को एंड करते हैं। होपफुली आपको जो कुछ समझाया गया इसकी समझ आ गई। तो डेटा टाइप के लिहाज से काफ़ी डिटेल में आपको समझाया गया। इस तमाम लेक्चर को अच्छी तरह समझें, कि प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, जितने एग्जाम्पल है वो कीजिएगा, और लैब सेशन में इंशाल्लाह हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। और इनिशियली बहुत सिंपल हम टास्क परफॉर्म करेंगे, और आगे इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स पे आते चले जाएंगे। और कोशिश ये होगी कि आप छोटे छोटे काफ़ी टास्क परफॉर्म करें, खुद से परफॉर्म करें, और उसको मॉडिफाई करते रहें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें।
तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।